कैसे हैं आप लोग? जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की दृष्टि से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एक लेक्चर लेकर आए हैं, जो आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, उन पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे होंगे। जो भी विद्यार्थी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन इतना है कि हमारे वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आप लोग जानते हैं ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। इस पूरे लेक्चर में हम लोग यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से, अगर मैं बात करूँगा कक्षा 9 की, तो कक्षा 9 के अंतर्गत जितने भी आप लोगों के फिजिक्स में न्यूमेरिकल बन सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट यहाँ पर, अगर मैं बात करूँगा किस किस अध्याय से बन सकते हैं, उस पर हम पूरा यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं 10th की बात करूँगा तो 10th में भी हम लोग जैसे प्रकाश हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विद्युत, यहाँ पर आप लोगों का आवेश हो गया। यदि मैं आप लोगों से बात करूँगा इसके अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इन सब पर आज हम चर्चा कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी लगभग अपना 20 मिनट निकालें। और यहाँ पर आप लोगों के लिए हो सकता है जो आपके 3 या 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इसी फॉर्मूले से आपको देखने को मिल जाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो बन सकती है। इसलिए आप लोगों से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आप बस सुनते जाइए, क्योंकि लास्ट दिन है और आज सिर्फ सुनने का समय है। एज आ रिवीजन के तौर पर आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फिजिक्स के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पर फिजिक्स में गति, यानी गति आप सब जानते हैं मोशन होता है। मोशन के अंतर्गत कैसे प्रश्न न्यूमेरिकल के तौर पर बनते हैं, देखो यहाँ पर मैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे। इसलिए कोई भी विद्यार्थी कमेंट में ये मत लिखना कि सर आपने पूरा अच्छी तरह नहीं बताया गति को। तो यहाँ पर सिर्फ हम न्यूमेरिकल के जो प्रश्न बनते हैं उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं चाल की। चाल क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न कैसे बन जाएगा, यहाँ पर प्रश्न देखो, इससे एक ऐसे बन सकता है, जो आपकी चाल है कैसी राशि है, आपको ये पता होना चाहिए, यह एक अदिश राशि है। यदि मैं बात करूंगा चाल का मात्रक क्या है, ये भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर यह भी बन सकता है कि आपसे चाल पूछ ली जाए और आपको डिस्टेंस दी हो और टाइम दिया हो। डिस्टेंस यहाँ पर कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को चकमा देने के लिए ये लोग किलोमीटर की जगह आप लोगों को हो सकता है मीटर दे दें। हो सकता है यहाँ पर टाइम को आवर की जगह आप लोगों को सेकंड, ना सॉरी, सेकंड की जगह आप लोगों को आवर दे रहे हो। तो आप लोगों को 5/18 से कैसे करके, या 18/5 से कैसे करके उसको किलोमीटर आवर या मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, आप अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनकर आते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, वो है वेलोसिटी। ठीक है, हमने चाल की बात कर ली, अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी के अंतर्गत आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट अगर किसी वृत्तीय गति पर हो रहा है तो आप लोग जानते हैं, हमेशा याद रखना, यदि हमने जहाँ से स्टार्ट किया है और वहीं पर आकर ख़त्म किया है, तो हम लोगों के लिए यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो वो हमारा एक चक्कर हो जाता है। परंतु यदि मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट की, यहीं से मैंने अगर स्टार्ट किया है और मैं यहीं पर आकर रुक गया हूँ, तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। इन दोनों में ये अंतर होता है, आप अच्छी तरह देख लेना। डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा भी यही होती है, सबसे न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर भी मीटर प्रति सेकंड होता है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह देखना चाहिए, इसका मात्रक। ठीक है, वेग और चाल में क्या अंतर होता है, यहाँ से आप आशा करता हूँ अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। देखो, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लेकर आया हूँ। ये वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए 20 मिनट से या हो सकता है 30 मिनट तक चले जाए, परंतु मैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आज क्लियर करवा दूंगा। लगभग हम यहाँ पर 6 चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे, लगभग 30 या 40 मिनट में। बस आप मेरे साथ बने हैं, तभी आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो पाएगी। ठीक है, देखो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड के अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करूँगा,
कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कैसे होगी, यदि कोई बिंदु ए है, बी तक पहुंचता है, फिर सी तक पहुंचता है, तो उसको जाने में कितना समय लगा, हर बार टाइम अलग अलग लगा मान लीजिए। तो T1 T2 T3 है। ऐसे ही कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, D1 D2 D3 है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर टोटल जो दूरी होगी, टोटल दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन टोटल समय जितना होगा उसका हम अगर यहाँ पर भाग कर देते हैं तो आप लोगों का औसत समय निकल जाता है। परंतु यही यदि मैं वेलोसिटी के अंतर्गत करता हूँ तो वेलोसिटी में आप लोगों को अलग अलग करके, जैसे मैंने वी बताया था आप लोगों को, यानी वेग बताया था, तो उसमें वेग में आप लोगों को सबसे पहले विस्थापन करना पड़ेगा और नीचे हर किसी का इंडिविजुअली आप लोगों को वेग निकालना पड़ेगा। जैसे V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला, अपॉन जितने आपसे पूछे गए हैं उसको उतने से आप लोगों को भाग देना होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा प्रश्न ये बनकर आ जाएगा कि एक आप लोगों की बिंदु है, एक बिंदु से आप लोगों को डी तक जाना है, उसे अगर 3 जगह पर रुकना है तो 3 जगह पर उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ था और टाइम कुछ था, तो पहले उसका V1 निकाल लीजिए, फिर ऐसे करके V2 निकाल लीजिए, फिर V3 निकाल लीजिए 3 जगह पर। यदि 4 होगा तो 4 जगह पर निकाल लीजिए। ऐसे ही करके V1 V2 V3 V4 करेंगे, अपॉन 4 कर देंगे। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। प्रश्न इतने ही लेवल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न का स्तर है ये मानकर चलें, कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में बनते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं, इसके अंतर्गत एक छोटा टॉपिक रह जाता है त्वरण का। देखो त्वरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। त्वरण आप लोगों का यदि माइनस में होगा तो आप लोग सब जानते हैं इसको मंदन कहते हैं। इस चीज़ को मानकर चलें। एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी जब भी चेंज होगी आप लोगों की, जिसको हम वेग कह रहे हैं, वेग जब भी परिवर्तन होगा उसकी दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा है। यदि मैं आपसे बात करता हूं, कोई आपका वस्तु है, u वेग से जा रहा है और v वेग, अंतिम वेग उसका क्या है, v है, तो इसके बीच में कुछ तो अंतर रहा होगा। मान लो यहाँ पर ये 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था और यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसमें आपका त्वरण क्या होगा और कितने टाइम पर, टाइम आपका मान लो 10 सेकंड मान लो, या कुछ भी मान लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे 20/10, तो आपका 2 जो होगा वो वेग आपका यहाँ पर, सॉरी, जो 2 जो होगा वो आपका त्वरण निकल रहा होगा। यदि यही त्वरण आप लोगों का नीचे की ओर होगा, देखो ये तो अपवर्ड है, यदि आपका नीचे की ओर होगा तो आप लोगों का क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, और माइनस हमेशा क्या होगा, त्वरण होगा। क्या होगा, मंदन होगा। मंदन हमेशा माइनस में होता है। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। देखो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैं ऊपर से पूरे करवा रहा हूँ। लगभग मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्पीड का करवाया, वेलोसिटी का करवाया, उसके बाद एवरेज स्पीड का करवाया, एवरेज वेलोसिटी का करवा दिया। ठीक है, इनके ग्राफ भी आपको देखकर जाने हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये मान लीजिए वेग अपॉन समय के बीच में जो ढाल होता है इसका क्या आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर त्वरण देखने को मिलता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है एक सामान्य गति कैसे हो सकती है, यदि आपको सीधा कर देंगे ग्राफ में भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप मानकर चलना। समय के सापेक्ष यदि कोई समांतर में अगर वेग चल रहा है तो यहाँ पर वेग तो समान रहेगा, इस चीज़ को मानकर चलें। जब भी वेग समान रहेगा तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा। याद रखना, अगर वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा, वरना त्वरण नहीं होगा। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, देखो गति का पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब हम अभी गति के तीनों समीकरण कर लेंगे। तो हमने गति में स्पीड कर ली, वेलोसिटी कर ली, एवरेज स्पीड कर ली, एवरेज वेलोसिटी कर ली, और हमने यहाँ पर त्वरण पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह समझे होंगे। बहुत बार प्रश्न आप लोगों से यहीं से भी बनकर आ जाते हैं। अब आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है आपका काइनेटिक इक्वेशन, जो आप लोग जानते हैं काइनेटिकल जो इक्वेशन होती है, जिसको हम गति के समीकरण कहते हैं। 3 प्रकार की होती है। यहाँ से प्रश्न क्या बन जाता है, गति का जो पहला समीकरण है किस किस को दर्शाता है, तो ये वेग और समय को दर्शाता है। द्वितीय समीकरण आपका दूरी और समय को दर्शाता है। तृतीय समीकरण दूरी और वेग को यहाँ पर दर्शा रहा होगा। ठीक है, प्रश्न में आप लोगों से ये बनकर आ जाता है कि कैसे करके हम कौन सा यहाँ पर इक्वेशन आपको उस प्रश्न के वाइज रखनी है। जैसे मान लो वहाँ पर आपको दूरी दे रखी
है और आपको समय दे रखा है और आपको वेग दे रखा है, इस चीज़ को मानकर चलें। वेग दे रखा है और आपको ए निकालना है। बहुत बार प्रश्न आपका ये डायरेक्ट आ जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर दूसरा नियम लगाना होता है। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ आपको जो पहला नियम है इसका, इसमें यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहला समीकरण वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। प्रश्न यहाँ से डैम श्योर मैं गारंटेड कह रहा हूँ, यदि न्यूमेरिकल आएगा, यदि न्यूमेरिकल गति के समीकरण से आएगा तो ये यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। और प्रश्न कैसे आते हैं ये मानकर चलें। प्रश्न आपसे ये दिया जाएगा, कुछ चीज़ें आपसे छुपा ली जाएंगी और आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए तीसरा समीकरण है, तीसरे समीकरण में आप लोगों को ए नहीं दिया होगा, परंतु आप लोगों को यहाँ पर वेग दे रखा होगा, समय दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए निकालना होगा। तो ए आप लोग यहाँ इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, कौन सा आपको इक्वेशन वहाँ पर लगाना है, जो सटीक बैठ रहा होगा वो लगाएंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण यहाँ आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न डायरेक्ट आपके यहीं से बनते हैं और इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। दूसरा आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, गोलीय यदि कोई वेग, मैंने आपसे कहा था अगर ऐसे करके चल रहा है तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, हमेशा याद रखना। इस जगह पर दूरी, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको हम लोगों ने किसी पार्क में दौड़ने के लिए भेजा है, तो आपने यहाँ पर कितने चक्कर लगाए, कितनी स्पीड से लगाए, प्रश्न आपसे डायरेक्ट ये बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी दूरी हो जाएगी एक चक्कर की, वो क्या हो जाएगा, एक वृत्त का आप लोग सब जानते हैं परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। तो यही आपकी एक दूरी हो जाएगी। अगर ऐसे ही करके आपको 5-6 चक्कर लगाने हैं तो इनटू एन कर लीजिए, जितने चक्कर आपसे बोले गए हैं उतना हो गया। परंतु जब यहाँ पर आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो स्पीड में आपसे टाइम भी दिया होगा और वहाँ पर टाइम के साथ जब उसका फॉर्मूला जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है v बराबर 2πr/t। देखो पूरा अच्छी तरह समझाने का यहाँ पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये मानकर चलें आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको लगता है, देखो हमारे द्वारा हो सकता है कुछ जल्दीबाजी में त्रुटि में गलत निकल जाए, आप लोग उसको देखो कमेंट में ज़रूर बताया करें। परंतु मेन चीज़ें ये हैं, जो भी मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ सिर्फ बेनिफिट के तौर पर करवाता हूँ आप लोगों से। इसके बदले हम सिर्फ एक छोटी चीज़ चाहते हैं, आपको सिर्फ हमारा वीडियो लाइक करना होता है। हमारे साथ टेलीग्राम पे आप लोगों को यदि पसंद आता है तभी आप लोग जुड़ें। किसी से कोई यहाँ पर हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हैं कि आप लोगों को जुड़ना ही है। यदि आपको पसंद आता है तो ही आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ा करें। ठीक है, देखो यहाँ पर जो रेडियस होती है, रेडियस मैं आपको बता देता हूँ। एक वृत्त की जो डायमीटर होता है जिसको हम व्यास कहते हैं, व्यास का जब हम आधा कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, आर निकल जाता है। ऐसा प्रश्न में डायरेक्ट जब भी आता है तो उसको सीधे व्यास के साथ दिखाया जाता है, तो आपको आर निकालना होता है उससे। फिर उसके बाद वहाँ समय दिया होता है। पाई आप लोग सब जानते हैं 22/7 होगा या 3.14 होगा, याद रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और वेग आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के गति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे न्यूमेरिकल वाइज, वो हमने आपको यहाँ करवा दिए हैं। लगभग आप लोगों के 12 मिनट लगे हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस पूरे फिजिक्स को अच्छे से एक छोटे से निचोड़ में, छोटे से वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आपके लिए एक चीज़ ये बनती है कि आपको बस हमारे साथ बने रहना है। हम यहाँ बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ सुनना है, ये मानकर चलें। हो सकता है यहाँ से आपको कल 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ फोर्स, देखो फोर्स आप लोग सब जानते हैं। फोर्स और मोशन की बात करेंगे तो याद रखना, फोर्स के लिए आप लोगों के पहले से ही यहाँ पर न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे, वो आप लोग खुद से कर लेना क्योंकि वो थ्योरीज वाइज हैं। उसमें यही है, जड़त्व का नियम क्या है, दूसरा F बराबर ma कैसे करके उसको सिद्ध किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। यहाँ पर मेन चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ पर बल बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन A। अब जब भी A आएगा तो मैंने आपसे A बोला था, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो, जो आपके एग्जामिनर हैं वो बहुत दिमाग वाले होते हैं और यहाँ पर कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं दे देंगे। देखो अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा जिसमें त्वरण भी दिया होगा, मास भी दिया होगा, यानी द्रव्यमान भी दिया होगा, और आपसे पूछा जाएगा आप हमें न्यूटन के तौर पर बल बता दीजिए, तो ये तो नॉर्मल छोटा सा प्रश्न है, डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। वहाँ प्रश्न ये बनेगा, वहाँ पर वेग दिया होगा ये और अंतिम वेग दिया होगा, उससे आपको अंतर करके
उसको टाइम के साथ पहले ए निकालेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर द्रव्यमान दिया होगा उसकी गुणा करेंगे, तब आप लोगों का यहाँ पर फोर्स निकलेगा। ऐसे करके आपको घुमा के प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ए की जगह आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं जब आप लोगों को वेग और समय दिया हो। ठीक है, यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यदि आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला और है जो हमने क्या कौन सा करवाया था, गति का द्वितीय तृतीय नियम करवाया, तृतीय समीकरण करवाया था, तो वहाँ पर 2AS करके था। तो ये आप जब देखेंगे तो आपका यहाँ से ए एक और निकल सकता है। तो यहाँ से जब हमने ए निकाला तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर भी डाल सकते हैं, तो इससे भी एक आपका निकल सकता है। देखो अब आपको गलत नहीं करके आने हैं। एफ आपके कैसे करके बन जाते हैं, ऐसे करके बन जाते हैं। देखो एफ आपका आगे अभी हम लोग करवाएंगे, जो कार्य में करवाएंगे। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आप लोगों का एफ इंटू डी होता है। इस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि यहाँ पर अगर मुझे एफ चाहिए तो डब्ल्यू अपॉन डी भी आप लोगों का एफ निकल सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आपके एफ निकल सकते हैं। यहाँ से कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब प्रश्न आता है संवेग का। देखो संवेग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से देखकर जाना है। संवेग के परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं, ये भी अच्छे से देखकर जाना है। यहाँ से प्रश्न हर बार बनकर आते हैं। मोमेंटम से प्रश्न आपका डैम श्योर बनेगा, अगर प्रश्न बनेंगे तो। देखो कोई अगर एग्जामिनर सही होगा तो यहाँ पर मोमेंटम का प्रश्न डालता है, वो प्रश्न में आप लोगों को गोली वाले प्रश्न भी डाल सकता है। जैसे कि हमने एक गोली चलाई तो उसकी क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोग जब गोली चलाते हैं तो उस टाइम उसका जो गोली का वेग क्या हो सकता है ये पूछा जा सकता है, या फिर जो पीछे को जाता है उसका वेग क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। देखो यहाँ पर पहला होता है संवेग। संवेग क्या होता है, मास इंटू वी। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये प्रश्न आप लोगों के लिए बनकर आया है, इस चीज़ को मानकर चलें। ठीक है, यदि मैं बात करूँगा, प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी पूछा जाता है चेंज इन संवेग यानी चेंज इन, अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए फाइनल जो आप लोगों का है और जो आप लोगों का इनिशियल है, तो उसका अगर मैं सूत्र लगा देता हूँ तो एम वी अप माइनस एम वी हो जाता है। और यही प्रश्न डायरेक्ट बहुत बार इस वाले जो आपका न्यूमेरिकल है, जो आपके न्यूमेरिकल हैं, इस वाले क्वेश्चंस पर बहुत बार बनते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, या फिर इस संवेग में परिवर्तन आपको दिखाना होता है, तो वहाँ पर प्रश्न डायरेक्ट इस पर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं संवेग संरक्षण पर। देखो संवेग संरक्षण क्या है, जब भी दो पिंडों का आपस में टकराव होता है तो टकराव के कारण उसमें क्या क्या चीज़ें पहले से विद्यमान होती हैं आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। इसमें यू ए पहले से होता है, इसमें भी यू भी होता है। या तो एक देखो टकराव कैसे हो सकते हैं, या तो पीछे से कोई मार सकता है, या तो कोई आगे से, या फिर एक दूसरे को टकराव हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर टकराव वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों का जो भी यहाँ पर मोमेंटम निकल कर आएगा, जो पहले वाले का मोमेंटम दूसरे वाले मोमेंटम के बराबर होता है, इसीलिए इसको संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस चीज़ को देख लेना। यदि यहाँ पर पहले पिंड का जो वेग था यू ए था, इस प्रारंभिक वेग, और इसका क्या था यू बी था, और इसका अंतिम वेग वी ए था, और इसका वी वी था, और मास इन दोनों का एम ए था और एम बी था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे इसमें फॉर्मूले पर कैसे बनता है उसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो ये सॉल्व कराने बैठूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आप सीधे एक यहाँ पर इस पर डायरेक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रारंभिक जो संवेग है अंतिम संवेग के बराबर होता है। डायरेक्ट यहाँ पर आपसे प्रश्न बन जाएंगे कि जो पहला वाला यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक वेग पहले वाले पिंड का क्या था, या फिर पहले वाले पिंड का प्रारंभिक वेग क्या था। कुछ भी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, और बाकी चीज़ें आपको दी होंगी तो आप लोग इससे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। देखो मेन चीज़ क्या है, गोली छोड़ने पर जब हम बात करेंगे, देखो जब कभी गोली चलती है या फिर जब कभी गोली, अगर आप बात करेंगे गोली की, तो यहाँ पर आप लोग जब पिस्तौल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक यहाँ पर वेग होगा, यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो हमेशा इनिशियल तौर पर जीरो होंगी, जो मैंने यहाँ पर बात करी थी इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोली वाले टाइम पर पूरा जीरो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो इसमें जो आप लोगों का क्या होगा, मास ऑफ गन, यानी अगर हम बात करेंगे एम जी, और यहाँ पर क्या होगा, वेग भी किसका होगा, जी का होगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे एम बी, और यहाँ पर किसका हो जाएगा, यू बी की। तो यानी ये बुलेट का वेग है, और ये क्या है, कौन सा है, चलने के बाद है। ठीक है, ये चलने से पहले तो कोई
कोई प्रश्न बनेगा नहीं, चलने के बाद ही बनेगा। तो वहाँ पर प्रश्न क्या बन जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रिकॉइल वेलोसिटी पूछी जा सकती है। रिकॉइल वेलोसिटी कौन सी होती है, याद रखना एम याली होती है रिकॉइल वेलोसिटी। और आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है मजल वेलोसिटी, तो मजल वेलोसिटी कौन सी होती है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ से मानकर चलें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बन सकते हैं। जब आपसे रिकॉइल वेलोसिटी पूछ ली जाए तो आप लोग देखो ये वाली तो जीरो होगी, ये हमेशा याद रखना। इसको आप लोग सारा उठाकर यहाँ ले जाएंगे। आपको मैं बता ही देता हूँ कैसे करके होगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये यू बी हो जाएगा, ये बुलेट की है, अपॉन यहाँ पर एम जी कर लेंगे और यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका रिकॉइल वेलोसिटी निकल जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, आप लोगों की निकल जाएगी माइनस एम बी और यू बी करके अपॉन एम जी। अगर आप इसको पूरा कर लेंगे तो ये आपकी पूरी निकल जाएगी। ऐसे करके प्रश्न आपके बन सकते हैं। ऐसी मजल की वेलोसिटी निकल जाएगी, तब आप उसको इधर साइड उठा कर ले जाएंगे और यू को यहीं रहने देंगे, तो आपकी पूरी मजल की वेलोसिटी निकल जाएगी। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। और लगभग हमने यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर भी हमने फोर्स और मोशन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे पूरा चेक करवा दिए। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की। देखो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण आप लोग सब जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण हमेशा दो पिंडों के ऊपर लगेगा, तो दो पिंडों के ऊपर लगेगा तो फिर से वही वाली बात आ जाती है, एम ए और एम बी दोनों का अलग अलग होगा। तो इस टाइम यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा वो देखो मैं पूरा डायरेक्ट नहीं बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ। उनके जो द्रव्यमान है उनके अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखना। अगर मैं बात करूँगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्स, याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा इसके बीच में, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जी क्या है, तो जी यहाँ पर क्या है, सार्वत्रिक नियतांक है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। डायरेक्ट ये प्रश्न भी बन सकता है, जी का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर डी दिया होगा और आप लोगों से हो सकता है यहाँ पर एम ए एम बी दिया हो सकता है और आप लोगों से फोर्स पूछ ले और ये सब दिया हो सकता है। परंतु कभी कभी डायरेक्ट यहाँ पर क्या पूछा जाता है, आप लोगों को एफ दिया होता है, एम ए दिया होता है, एम बी दिया होता है, तो डी यहाँ पर निकालने को दिया जाता है। तो इस चीज़ को देख लेना, ये प्रश्न आप लोग डायरेक्ट कर लेंगे। यदि यहीं पर पृथ्वी पर बात आ जाएगी, जैसे मान लो अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ यानी प्लेनेट की बात करते हैं, तो प्लेनेट के केंद्र से उस, यहाँ पर देखो जो भी मनुष्य होगा कहाँ पर चलेगा, पृथ्वी के ऊपर की ओर चल रहा होगा। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मनुष्य है और मनुष्य या कोई भी पिंड मान लो वहाँ से पृथ्वी के बीच का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, जी एम, ये हो गया अर्थ का और ये हो गया मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर, हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगाया और यहाँ से आप लोग आराम से उसका निकाल सकते हैं। पूछा जा सकता है कि अर्थ का मास क्या होता है, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है अर्थ का मास क्या होता है। प्रश्न बहुत बार बनता है, अर्थ का रेडियस क्या होता है, आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि अर्थ का जो मास होता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अर्थ का जो रेडियस होता है कमेंट में बताएंगे। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यदि आप तभी कर पाएंगे इस प्रश्न को जब आप ये करेंगे। और ये क्या हर जगह समान होगा, इस चीज़ को मानकर चलें, पृथ्वी में हर जगह ये समान होगा, इसलिए पूछा है। जी का मान मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है, उस मनुष्य का क्या यहाँ पर भार रहेगा या फिर उस पर कितना बल लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह समझे होंगे। अब एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो आप लोगों के लिए क्या हो जाती है, बहुत बार पूछा जाता है वेट। एक होता है आपका वेट और एक आपका होता है मास। याद रखना वेट आपका वेरी करता है हर बार और जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी होता है, जी आप लोगों का क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों का देखो पृथ्वी की जो मास होता है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, अगर मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाऊंगा तो वहाँ का द्रव्यमान अलग हो जाएगा। आर की बात करेंगे तो उसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी, जिस कारण से जी हमेशा वेरी करेगा। पृथ्वी पर जी कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब प्रश्न आपसे डायरेक्ट ये बन जाएगा कि वेट और मास में क्या क्या अंतर है। देखो बहुत बार प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं, जो आप लोगों का फोर्स होता है उसी को हम लोग यहाँ पर किससे
डिनोट कर जाते हैं, वेट से कर जाते हैं, और जो आपका F/A था उसको हम M/G कर लेते हैं। प्रश्न डायरेक्ट ये बन जाता है कि यदि आप लोगों का मास दे रखा होगा, मान लो मास आप लोगों का कितना है, इस चीज़ को मानकर चलें। अगर आप लोगों से मास पूछा जाए तो 70 पूछा जाएगा, और आप लोगों का यहाँ पर जैसे मान लीजिए जी कितना होगा, 9.8 होगा, तो उस हिसाब से आपका वेट यहाँ पर हो जाएगा। परंतु यदि मैं आपसे बात करता हूँ, यही मैं अगर इस वेट को लेकर चले जाऊँ, यदि यही मैं इस वेट को अगर लेकर चले जाऊँ कहाँ पर, मून में, तो मून में क्या हो जाएगा, इस चीज़ को मानकर चलना, मून में 6 गुना हो जाता है, या फिर मून का 1/6 होता है हमारी पृथ्वी के अंतर्गत। यदि यदि किसी इंसान का या फिर किसी भी व्यक्ति का वेट यहाँ पर मान लीजिए 60 है, तो जो आपका क्या कहते हैं मून में कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से भी बहुत बार बन जाते हैं। ये आप लोगों के सामने देखो पूरा दे रखा है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। अगर मून में, अगर मान लीजिए मून में अगर आप लोगों को वेट पता करना है अपना, और मान लो यदि आपका 60 है, तो 1/6 करके आपका 6 किलो मून में हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, इसलिए आप वहाँ पर उड़ने लगते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि आप पृथ्वी पर तो पैदल चलते हैं, परंतु वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ऊंचाई पर सामना, या फिर आप हल्के हो जाते हैं वहाँ जाके, और इस कारण से क्या कहते हैं कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, तो जिस कारण से आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, हल्का सा गुरुत्वाकर्षण आपको ऊपर से आपको उठा रहा होगा, या फिर आप ऊपर से उड़ उड़ कर चलते हैं। आपने कभी वीडियो में ज़रूर देखा होगा, यही चीज़ें महत्वपूर्ण है। मून के अंतर्गत जो आपका ग्रेविटेशनल है, वो सारा का सारा किससे कम है, पृथ्वी से कम है। चीज़ को आप लोग देख लेना, इस कारण से आप लोगों को ये चीज़ों की सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। प्रश्न बहुत बार इस वाले पोर्शन से बनकर आते हैं आप लोगों के लिए, और ये ज़्यादातर जो बनकर आता है वो इस वाले पर बनकर आता है, पृथ्वी पर। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर खड़ा है, तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी कितनी होगी। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोगों को अपने आप ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लेना, मैंने आपको जी के बारे में बता दिया। जी क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पर सार्वत्रिक नियतांक M/E/r² होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत बार जी भी पूछा जा सकता है अलग अलग प्लेनेट का, पर वहाँ पर रेडियस दिया होगा, वहाँ पर मास दिया होगा उस प्लेनेट का, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि मैं बात करता हूँ थ्रस्ट और फ्लोटेशन की, देखो महत्वपूर्ण क्या है, देखो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर डायरेक्ट हो जाते हैं दाब। तो दाब बराबर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी यदि किसी भी क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लगाएंगे उसको दाब कहते हैं। प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से भी बनते हैं। इसका पास्कल क्या होता है, मात्रक होता है। घनत्व की बात कर लेते हैं, तो घनत्व से भी बन जाते हैं। डी बराबर आप लोगों का क्या होता है, मास अपॉन वेलोसिटी, मास अपॉन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वॉल्यूम। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख लेना, प्रश्न यहाँ से बहुत बार बन जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी बन जाती है, याद रखना रिलेटिव डेंसिटी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो घनत्व होगा सब्सटेंस का अपॉन वाटर के घनत्व के साथ उसको देखा जाता है। वाटर का घनत्व क्या होगा, 1000। याद रखना, बहुत बार पूछा जा सकता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, वो होगी 1000 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत बार प्रश्न ये डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक वीकर है, उस वीकर में हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा पिंड डाला, उस पिंड का जो भी वेट था मान लो 7 था, और जब हमने इसको पूरा आंशिक तौर पर, आधे तौर पर इसको डुबोया, तो उसके डुबोने से जो भी पानी यहाँ पर गिरेगा वो क्या होगा, इसके जितना पानी यहाँ पर गिरा है और इसके आयतन का, और जो यहाँ पर पानी आया है ये आयतन दोनों बराबर होगा। आशा करता हूँ आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। प्रश्न यहाँ से क्या बन जाता है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना है। इस चीज़ में क्या है, लॉस इन वेट। याद रखना, यदि स्टार्टिंग में उस मटेरियल या उस पिंड का वेट यहाँ पर 7 था, तो यहाँ पर यदि मान लो जो ऊपर बचा 5 है, तो नीचे से जो ऊपर को बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी संरक्षण का काम करता है, जिसको आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। उतना ही बल यहाँ पर लगेगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना है। ये यहाँ पर प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बन जाते हैं इसमें, कि अगर मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत जो हमारा परिवर्तन हुआ है वेट के अंतर्गत, वो बल दोबारा खींचा गया होता है। यानी कि यदि हमने किसी भी द्रव्यमान या किसी भी द्रव्यमान वाली चीज़ को हमने वाटर में डुबोया, तो वाटर के द्वारा
जितना उसमें अंदर घुसा है उतना ही बल आप लोगों को बाहर से देखने को मिलेगा। इस चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से बहुत बार बन जाते हैं। यहाँ पर आपको WA दे रखा होगा, FB दे रखा होगा, आपसे WW भी निकालने की बात कर सकते हैं, वेट ऑफ वाटर। तो ये आप लोग आशा करता हूँ यहाँ से अच्छी तरह निकाल लेंगे। अब महत्वपूर्ण है जो आप लोगों का लास्ट यहाँ पर हो जाता है इसमें 9th क्लास में, वो हो जाता है वर्क एंड एनर्जी। देखो वर्क एंड एनर्जी के अंतर्गत यदि मैं बात करूँगा तो इसमें सबसे पहला वही आता है फोर्स इंटू एस। आप लोग यहाँ से प्रश्न निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा से प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मास पर भी, वेलोसिटी पर भी। और स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा आप लोगों की कैसे होती है, जब भी हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, जैसे आप लोग रबर बैंड को खींच लीजिए या फिर कोई भी स्प्रिंग ले लीजिए या फिर हम कभी भी पोजीशन चेंज करेंगे तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी। याद रखना, बांध में दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसमें हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। कहाँ कहाँ पर होती है ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। जब रुका हुए बांध में पानी होता है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको जब हम चलाते हैं तो आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। बहुत बार बांध से प्रश्न ये बनता है, बांध में कौन कौन सी ऊर्जा यहाँ पर निहित होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो कंडीशन कौन सी बात कर रहा है। ठीक है, यदि अगर मैं आपसे बात करूँगा गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है। यहाँ से आप लोगों को मोमेंटम के साथ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा संवेग के साथ भी आप लोगों का बहुत अच्छे से संबंध या रिलेशन निकल जाता है। आपको वो भी वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। कभी कभार आप लोगों से गतिज ऊर्जा दी जाती है, परंतु किस टर्म में वो आपको दी जाएगी, संवेग के टर्म में। तो आपको संवेग के टर्म में भी यहाँ पर आना चाहिए। PE यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो mgh होता है। mgh कैसे होगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो वो ऊपर वाली तो क्या थी, ऊपर वाली आप लोगों की जो थी वो मोशन से रिलेटेड थी। यदि कोई पिंड क्षैतिज दिशा में क्या कहते हैं चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तब यहाँ पर ये आ जाएगा। यदि कोई वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका तो कितनी ऊंचाई तक गया, तो उस पर ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमेशा याद रखना हमारा g माइनस हो जाएगा, जब भी नीचे की तरफ कोई वस्तु गिरेगी हमारा g प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ आपको अच्छी तरह देख लेना। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्क एनर्जी थ्योरम यानी ऊर्जा संरक्षण जो आपका यहाँ पर थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर कोई भी एनर्जी है, याद रखना कोई भी एनर्जी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको बदल सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, चीज़ को आप लोग देख लेना। और यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं। अगर यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट क्या बनेंगे इस चीज़ को देख लेना। इसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक की एनर्जी कितनी है, दूसरे की एनर्जी कितनी है, उन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा। तो आप लोग अच्छी तरह यहाँ से देख सकते हैं, प्रश्न डायरेक्ट बन जाएंगे। अगर यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से जो गति के समीकरण थे उसको यदि हम लोगों ने परिवर्तित करना है किस पे, यदि हमें परिवर्तित करना है यहाँ पर ऊर्जा पर, या फिर कोई भी यदि अगर हम चीज़ अपवर्ड फेंकते हैं या डाउनवर्ड फेंकते हैं उस पर अगर हमें करना है, तो उसमें हमारा हमेशा टाइम, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमारा था ये तो था वेग, दूरी और हमारे समय के अंतर्गत। यदि आप लोगों से यहाँ पर ऊर्जा की बात की जाएगी या फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि यदि कोई वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं या नीचे की ओर फेंकते हैं तब हमारा गति के समीकरण कार्य करेंगे, हाँ कार्य करते हैं, तब वहाँ पर जी का मान, जो ए का मान होता है वो जी हो जाता है, जो एस का मान होता है वो एच हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह देखना। मैंने फिर बताया था जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे की तरफ जी प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस पूरी जो आपकी घटना चल रही है इस पूरे उसमें याद रखना टी हमेशा इक्वल रहेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रश्न डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है इस पूरे प्रक्रम में क्या समान रहेगा, तो टी हमेशा सेम रहता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों के
किस पर आधारित है? गति के समीकरण पर आधारित आप लोगों के गुरुत्व यहाँ पर आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं समीकरण, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के संरक्षण पर। ऊर्जा का संरक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बताता है? ये आपका बताता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग याद रखना हमेशा क्या होगा? एक टोटल एनर्जी के बराबर होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न डायरेक्ट बहुत बार बन जाते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि मैंने कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी है तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? सबसे मैक्सिमम होता है। और यहाँ पर आकर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। परंतु जब हम यहाँ से इस वस्तु को, जब ये वस्तु नीचे की ओर गिरने लगेगी, डाउनवर्ड गिरने लगेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 घटने लगेगी और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है नीचे जाकर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। यही इसका पूरा ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। मैंने यही बताया था कैसे करके कोई पोटेंशियल एनर्जी ही दूसरी एनर्जी में चेंज होती है, उसका यही एक नियम होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। ये महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित प्रश्न बन जाते हैं, वैसे बनेंगे नहीं। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, यदि कोई वस्तु को हम ऊपर आकाश की तरफ फेंक रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी? तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसके मध्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा, यदि मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, हमने एट अ पॉइंट एक बिंदु को उठा लिया, उस बिंदु पर कौन सी एनर्जी बढ़ती हुई नजर आएगी? तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी आप लोगों की बढ़ती हुई नजर आएगी और पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों की घटती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बिल्कुल नीचे आप लोगों की गतिज ऊर्जा बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ऊपर मैं फिर वही बोलूँगा, पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। प्रश्न आपके यहाँ पर ऐसे ही बनेंगे। साउंड की बात कर लेते हैं। साउंड बहुत महत्वपूर्ण है। साउंड के अंतर्गत यदि मैं बात करूँगा तो आप लोगों का कैसे वेग सीधे डायरेक्ट, अगर वन साइड मोशन होगा ध्वनि के अंतर्गत तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगता है। वही फिर बात आ जाती है आपका वेग किसके बराबर होगा? d/t के। ये हमने ऊपर बात कर ली थी। यदि यहाँ पर पराध्वनि आ जाएगी जिसको हम इको कहते हैं, तो इको में दो बार लौट कर आती है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आप लोगों का d/2d हो जाएगा, याद रखना। और आप लोगों का t वहाँ पर दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, v बराबर 2d हो जाता है। बस इतना अंतर आप लोगों को करना है एक सिंगल मोशन से, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ पराध्वनि के लिए मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप लोगों की 17.2 होनी चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट बन सकते हैं। प्रश्न एक आप लोगों का कैसे बन जाएगा? देखो याला जो आप लोगों का है ये आप लोगों का रेडार में भी काम आएगा, इस चीज़ को आप लोग देखना, सॉरी सोनार में भी काम आएगा। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं, इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है। बहुत बार प्रश्न आप लोगों से रेडार पर भी पूछे जाते हैं। रेडार की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है, रेडार की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो आप लोग पूरा देख रहे होंगे तो जरूर इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, वो बनता है आपका वेलोसिटी बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, यानी वेवलेंथ। जो आपकी यहाँ पर आवृत्ति है जिसको हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। एक आपका यहाँ पर बन जाएगा आवृत्ति यदि दे रखी है तो आवर्तकाल की दृष्टि में आप लोगों का 1/t हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत बार प्रश्न आपके डायरेक्ट यहाँ से बनकर आते हैं। प्रश्न इस चीज़ को मानकर चले, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपको एक प्रश्न, देखो अगर प्रश्न बनेंगे जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आप लोगों के यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न वही बनाता है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग को ये बताना है ध्वनि एक कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 10th क्लास के कुछ फॉर्मूलों की। 10th क्लास में मैं तुम्हें बेसिकली बता दूं, दो चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रकाश से, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। आपको दोनों नियम आपको अच्छी तरह आने चाहिए। उन दोनों नियम में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं देखो यहाँ पर बताऊँगा ज़रूर, परंतु आपको एक बार फिर से एक बार रिवाइज ज़रूर करना है इस वीडियो के बाद। यदि मैं आपसे बात करता हूँ
दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पर। इसके बाद हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ प्रकाश की, तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसकी परिभाषा पर हम जोर नहीं देंगे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं दर्पण का सूत्र। डायरेक्ट देखो प्रश्न यहाँ से बनते हैं दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण के सूत्र देखो क्या होगा, दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु अंतर होता है सिर्फ चिन्हों पर। यदि प्लस लगा होगा इन दोनों के बीच में, अगर बात करेंगे यहाँ पर प्लस लगा होगा तो आप लोगों का दर्पण का सूत्र है। इस टाइम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस जिसको हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो वहाँ पर उसका फोकल क्या होगा, वो आप लोगों का प्लस होता है। अगर हम अवतल लेंस यानी कॉनकेव की बात करेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो रहा होगा। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख लेना। ये प्रश्न बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यदि मैं आप लोगों से यहीं पर बात कर लेता हूँ, इस चीज़ को आप लोग यदि यदि मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर जो आप लोगों का है आवर्धन, देखो आवर्धन पर प्रश्न बहुत बार बनते हैं। दर्पण का आपको नेचर बताना होता है, कैसा नेचर है, प्रकृति कैसी है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है। तो इसका क्या है, यदि वेग के टर्म में है तो माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा। यदि आपका एच तो दोनों में, लेंस में भी और इसमें बराबर होता है। यदि आवर्धन आप लोगों का माइनस है, याद रखना, यदि आप लोगों का आवर्धन माइनस है तो वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यदि प्लस है तो आभासी और सीधा होगा। इस चीज़ को आप लोगों को देखना है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। सब विद्यार्थी लास्ट तक तो जरूर कर लेते हैं, परंतु वो सिर्फ इसमें ही रह जाते हैं कि माइनस कौन से लेंस में होता है, प्लस कौन से लेंस में होता है, ये आवर्धन का प्लस माइनस कौन से लेंस में होता है, इसको जरूर कर लेना। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ऐसे ही लेंस की बात करेंगे तो लेंस आप लोगों का मैंने बताया था बीच में माइनस होगा। इस पूरे सूत्र के बीच में बहुत बार प्रश्न डायरेक्ट ये बनता है कि उत्तल लेंस में जो आपकी फोकल दूरी होती है कैसी होती है, प्लस होती है, अवतल में कैसी होगी, माइनस होगी। इस चीज़ को देख लेना। इसी का अपोजिट आप लोगों को हमने ऊपर बात कर दी थी। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर कि इसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, दर्पण के सूत्र में माइनस यू अपॉन वी अपॉन यू था। बस यह यहाँ पर यही चीज़ चेंज करनी है आप लोगों को। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाना है, यानी पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। एम बराबर आप लोगों का वी अपॉन यू होता है। यदि आप लोगों से दर्पण की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू। बाकी एच वाले में तो बिल्कुल बराबर होता है। एच डैश क्या है, ये आपका आभासी वस्तु की जो आपकी क्या है दूर, ये क्या होगा, ऊंचाई होगी। इस चीज़ को देख लेना। ये वास्तविक वस्तु की ऊंचाई है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यदि यहाँ पर प्लस एम आता है यानी आवर्धन प्लस आता है लेंस में, तो आप लोगों का क्या होगा, रियल और उल्टा होगा। माइनस आता है तो आभासी और सीधा होगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं पावर और लेंस की। पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 1/f आ जाएगा। जो f है वो आपका मीटर में होगा। बहुत बार आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ पर सेंटीमीटर में देते हैं, तो उस टाइम आप 100/f कर सकते हैं। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लोगों ने चीज़ें की होंगी तभी आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, डायोप्टर इसका मात्रक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बन जाता है, कॉनकेव लेंस के अंतर्गत पावर कितनी होती है, तो प्लस की होती है। कॉनकेव लेंस में पावर आप लोगों की किसकी होगी, यहाँ पर आप लोगों की माइनस में होगी। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न डायरेक्ट ये भी बन जाता है, आप लोगों से एक एक क्या कहते हैं, अगर माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट सूत्र यहाँ से भी बनते हैं। ये साइन आई अपॉन साइन आर करके आराम से आप निकाल सकते हैं। ये क्या है, जो ऊपर से आपकी कोई भी आपतित किरण आ रही है और नीचे को क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर जो आर बनता है इन दोनों के मध्य से यहाँ पर आप लोग साइन के साथ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको साइन का चार्ट भी पढ़कर जाना है। देखो बच्चे विद्यार्थी भूल जाते हैं पेपर से पहले, फिर कहते हैं काश हमने पढ़ लिया होता। जो आपके मैथ में साइन और कोस का चार्ट है उसको जरूर देख कर जाना, प्रश्न बहुत बार वहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, देखो अब प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। आप लोगों को दे रखा हो अपवर्तनांक, दे रखा हो जैसे जल का अपवर्तनांक 1.33 है, ऐसे ही करके बहुत सारे अपवर्तनांक आपको लगभग लिस्ट है वो आपके एनसीईआरटी में लगभग 11 अपवर्तनांक दे रखे हैं, वो पूरे रट लीजिए, प्रश्न वहीं से बन जाएगा। सी अपॉन वी आपको देखने को मिलेगा। सी क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। लगभग मैंने यहाँ पर आप लोगों को
पूरा 40 मिनट लगातार पढ़ा रहा हूँ। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो ही आप इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। हो सकता है हमारे द्वारा इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो, हम उसको स्वीकार करते हैं, परंतु देखो जल्दी जल्दी करवा रहे हैं जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आपको देखो मेन चीज़ क्या है, ये हमने इकट्ठा करके आपके सामने रखा है। यदि आप इसको करते तो लगभग बहुत टाइम लग जाता, इसलिए हमने वो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की है। हमने प्रकाश पूरा करवा दिया। अब हम लास्ट जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसको देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों का बन जाता है। आप लोगों से विद्युत धारा पूछी जाती है, आवेश दिया होगा, समय दिया होगा, परंतु आवेश किसके फॉर्म में दिया होगा, एन ई के फॉर्म में दिया होगा। इलेक्ट्रॉन का पहले का यहाँ पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका आवेश होता है। गुलाम करके इस चीज़ को देख लेना। एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन के वहाँ पर दे रखे होंगे वो आप अच्छी तरह कर लेना। पहले आप क्यू निकालेंगे और क्यू अपॉन टी जैसे ही निकालेंगे वो आपकी विद्युत धारा आ जाएगी। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह देखना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, विभवांतर की बात कर लेते हैं। विभवांतर क्या होता है, वर्क अपॉन आवेश। याद रखना वर्क क्या है, यहाँ पर कोई भी अगर तार है उस तार में कोई भी यदि करंट धारा बह रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो भी आवेश जाएगा वो उसका क्या होगा, उसके बीच में किया गया कार्य अपॉन आवेश इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आपसे यहाँ पर अगर आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों का जो V होगा वो वोल्ट होगा और जो आपका वर्क होगा वो जूल में नापा जाएगा हमेशा। और आप लोग सब जानते हैं आवेश यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुलाम होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख लेना। विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक, आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है कमेंट सेशन पर आपको बताना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओम के नियम पर। प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं। V = IR, याद रखना प्रश्न बहुत बार बनते हैं यहाँ से। तो और जो यहाँ पर आपका IR है, इस चीज़ में जो आपका R है बहुत बार पूछा जाता है। R कैसे निकलता है, R आपका ρL/A निकलता है। अब यहाँ से प्रश्न देखो थ्योरी में कैसे बनेंगे। आर आपका किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका ये प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, ये आपका लंबाई पर भी निर्भर करता है और ये आपका ए पर भी निर्भर करता है, यानी उस कास्ट के एरिया पर भी निर्भर करता है। तो आपको याद रखना प्रश्न क्या था, प्रश्न यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो आपका प्रतिरोध है किस किस चीज़ों पर निर्भर करेगा, यानी रो पर भी करेगा, एल पर भी करेगा और ए पर भी करेगा। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, परंतु जो ये रो है, रो का एक तो मात्रक होता है आपका ओम अपॉन मीटर और जो प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम होता है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरह पता होगा। जो आपका रो है, ये रो आपका सिर्फ निर्भर करता है नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखना वो मटेरियल किस चीज़ का बना है उस पर निर्भर करता है। बस यहाँ पर ये चीज़ बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये थ्योरी का चैप्टर, ये थ्योरी वाला चैप्टर भी है और न्यूमेरिकल वाला भी है। थ्योरी के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, न्यूमेरिकल के भी अच्छे बनते हैं। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। प्रश्न डायरेक्ट आपसे अब क्या पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट आपसे V/IR पे प्रश्न बन जाएगा। R वहाँ पर नहीं दिया होगा, वहाँ पर L दिया होगा, A दिया होगा और उसके जरिए आपको यहाँ पर इन चीज़ों का अलग अलग करके मटेरियल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कांच का पूछ लेते हैं तो आपको कांच का मटेरियल का पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लेंगे जैसे मान लो किसी का भी है, जैसे मान लो कांच कह रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पर अगर आपसे कॉपर का पूछ लेंगे प्रतिरोधकता, किसी भी चीज़ की पूछ सकते हैं, तो आपको ये प्रतिरोधकता की भी एक श्रेणी याद करनी होगी और यदि नहीं है तो आपको ये निकालना होगा और आपको फिर वहाँ पर R भी दिया होगा, L भी दिया होगा, A भी दिया होगा, तब आप इसकी प्रतिरोधकता निकाल पाएंगे। तो R कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें दी होंगी, R निकल जाएगा, R निकल जाएगा तो I आपको दे रखा होगा तो आपका V निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग इस चीज़ को पूरा अच्छी तरह देख लें। VIR याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। R आपको नहीं दिया होता तो उसकी जगह L दिया होगा, A दिया होगा, रो आपको पता होगा तो R निकाल लेंगे, फिर I निकाल लेंगे। इससे आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात करते हैं सीरीज में। देखो एक तो होती है सीरीज श्रेणी, एक होती है पैरेलल श्रेणी। याद रखना इन दोनों में यदि एक होती है समांतर श्रेणी और एक होती है आप लोगों की, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की जो सीरीज श्रेणी होती है उसमें हमेशा आपको याद रखना करंट सेम होता है। बहुत बार प्रश्न बनता है कि जो आपकी श्रेणी क्रम होता है उस श्रेणी के अंतर्गत जो आपका श्रेणी क्रम होगा, श्रेणी क्रम ऐसे होता है, याद रखना। ठीक है, श्रेणी क्रम होगा, एक ही तार पर बंधे हुए होते हैं तो इसमें आपकी करंट एक ही होती है। ठीक है, परंतु जो आप लोगों का पैरेलल होता है, पैरेलल कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। पैरेलल ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है पैरेलल।
जो आपके घरों में लगा होता है ना, वो पैरेलल में ही लगा होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्यों लगा होता है? अगर एक भी उपकरण अगर खराब हो जाए तो आपके बाकी उपकरण खराब ना हो, परंतु यहाँ पर अगर एक भी उपकरण खराब होगा तो पूरी लाइट बंद हो जाएगी। इस चीज़ में बस यही अंतर होता है। परंतु जो बाहर से तार आता है ना, बाहर से आपके घरों में जो तार में जो करंट आती है, उसमें आप लोगों का श्रेणी क्रम होता है। आपको इतना जरूर देखना है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पैरेलल क्रम है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये सूत्र है, इसका ये सूत्र है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रख सकते हैं। मैंने फिर बताया, आप लोगों से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वहाँ पर आपको फिर वही याद रखना होगा। क्या याद करना होगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वी और आई। बस ये आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में दिए होंगे। पहले का आप लोगों को प्रतिरोध निकालना होगा, दूसरे का निकालना होगा, तीसरे का निकालना होगा। उससे आपको श्रेणी क्रम पूछा है या समांतर क्रम, वो आप डायरेक्ट फिर उसके बाद रख सकते हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता है तो फिर सिंपल हो जाएगा, तो इससे कट ऑफ आप लोगों की बढ़ सकती है। कठिन में आप लोगों से ऐसे पूछ लेंगे तो उससे आपकी कट ऑफ नीचे आ सकती है, ठीक है। आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की तो बहुत बार प्रश्न बन जाते हैं। पावर क्या होती है? वी आई होता है। सूत्र याद रखना, पावर का वी आई होता है। वी आई फिर मैंने आपको बताया, वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई, आइए इसको मैं कैसे लिखता हूँ? आई आर कर सकता हूँ। आई पहले से है तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। वी के फॉर्म में करूँगा तो वी स्क्वायर आर हो जाएगा। याला सूत्र कब लगाएंगे? जब सीरीज का जो आप लोगों का वहाँ पर क्रम होगा, यानी सीरीज की कोई भी अगर वहाँ पर दे रखा होगा सीरीज वाला क्वेश्चन, तो आप सीरीज वाले उसमें ऐसा वाला क्वेश्चन लगाएंगे, पैरेलल वाले में आप ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। देखो मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको सिर्फ हैंडल खुद ही करना है वहाँ कौन सा लगेगा। थोड़ा सा सोच कर वो क्वेश्चन जरूर पढ़ना। वहाँ पर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न किस पर पूछ रहा है। यदि आप लोगों से प्रश्न आप लोगों से पैरेलल पूछ रहा है तो आप याला फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज पूछ रहा है तो याला लगाएंगे, ठीक है। बात करते हैं हीट की। प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। हीट क्या होती है? ऊष्मा। आप लोग सब जानते हैं, यदि कभी आपने तार को गर्म किया होगा, सॉरी तार को जब आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी दी होगी, तो तार गर्म हो जाता है। आप लोगों ने अच्छी तरह देखा होगा। पंखे पर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे ऊष्मा का ह्रास भी होता है। कैसे होता है? कोई भी उपकरण गर्म हो जाता है, वो ऊर्जा का गलत ही फॉर्म है, यानी ऊर्जा वहाँ पर ह्रास होता है। तो वैसे ही करके हीट के फॉर्म में भी आप लोगों की क्या निकलती है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बनकर आता है। उस फॉर्मूले में क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। हीट बराबर आपका होगा पावर इनटू समय। जब भी हम पावर को समय से गुणा कर देंगे तो आपकी हीट निकल जाएगी, इसको ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा को भी जूल से दिखाएंगे। फिर जितने भी हमने ऊपर अभी पी के मैंने फॉर्मूले रखे थे, वो सारे फॉर्मूले आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसकी जगह पर यदि आप सारे फॉर्मूले रख देंगे तो आपके सारे 3 प्रकार से फॉर्मूले निकल सकते हैं। देखो पहला फॉर्मूला हीट का मैं आपको बता देता हूँ। हीट का पहला फॉर्मूला आपका होता है पी इंटू टी। अब पी की जगह मैं यहाँ पर वी आई रख लूँ, यहाँ पर आई आर स्क्वायर रख लूँ, या फिर यहाँ पर रख दूँ मैं क्या कहते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर रख लूँ, तो ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से रख सकते हैं। बस क्या करना है, आपको याद रखना है। मेन चीज़ क्या है, एग्ज़ाम तक बस ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपके क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। महत्वपूर्ण चीज़ प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये बन जाता है कि औद्योगिक मात्रक क्या होता है। औद्योगिक मात्रक एक यूनिट होता है या फिर 1 किलोवाट आर होता है। याद रखना, 1 किलोवाट आर होता है। 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 होता है, इतने जूल के बराबर होता है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख लेना, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपका बनकर आएगा। प्रश्न ये बन सकता है, यदि आपके घर में 5 बल्ब लगे हैं, एक एसी लगा है और मान लीजिए एक पंखा लगा है, तो उस कमरे से कितने यूनिट एक दिन में निकलते हैं और उसको पूरे मंथ पर एक महीने में कितने निकलेंगे। ऐसा एक कठिन प्रश्न आपके सामने बनकर आ सकता है, ठीक है। ये भी बनकर आ सकता है कि एक घर में कुछ युक्तियाँ लगी हैं, उनके ये प्रतिरोध हैं, उनके ये क्या कहते हैं, इसमें इतनी करंट बह रही है, इतना वोल्टेज है, और इन सब से आप लोगों को एक पूरा क्या कहते हैं वहाँ पर पूरा एक आपको यूनिट निकालना है। यूनिट के बाद पूरे दिन में कितने यूनिट खर्च होते हैं वो निकालना है। पूरे महीने में कितने खर्च होंगे, उसके कितने रुपए आएंगे, वहाँ पर आपको रुपए दे दिए जाएंगे। एक यूनिट के बराबर इतने रुपए होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है एक महीने में इसको कितने रुपए देने होंगे। ऐसे प्रश्न आपके लिए डायरेक्ट बन सकते हैं, तब वहाँ पर आप लोगों को ये कठिन प्रश्न लगेगा, परंतु ये मानकर चलना ये प्रश्न भी बनकर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। दूसरा आपके सामने लास्ट यहाँ पर प्रश्न
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक है आपका विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होता है आपका F/Q। एफ क्या है, इस चीज़ को आपको अच्छी तरह पता होगा। बल होगा, बल कैसे निकलता है इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यदि मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर विभव की, विद्युतीय विभव की, तो आप लोगों का क्या होगा, V/R पर होता है एक ही। और एक यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र पर। देखो यहाँ पर पूछे जाएंगे नहीं, बहुत बार आपसे सीधे ये पूछ लेगा चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र आपका I पर करता है। आपके जो छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पर काटा था उस छोटे से क्षेत्रफल पर करेगा, यानी उस छोटे से एक दूरी पर करेगा। और जो यहाँ पर आपका जो है क्या कहते हैं, ये सॉरी छोटी सी लंबाई पर करेगा। और यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो उसकी पूरे जो भी क्या कहते हैं यहाँ पर दूरी है उसके वर्ग पर करेगा और साइन थीटा पर करेगा। यहाँ पर ये निर्भर करता है इन चारों पर। इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख लेना, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, परंतु ये आप लोगों का 11th में है, इस चीज़ को आपको रखना चाहिए। परंतु प्रश्न अगर आ जाए तो आप लोगों का वहाँ गलत नहीं करके आना है। वो गलत आप लोगों का इसलिए नहीं करके आना है, हो सकता है आपको ये कैंसिल ना हो, फिर आप लोगों के लिए वहाँ दिक्कत हो जाएगी, परंतु प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। धारावाही चालक पर लगने वाले बल पर भी प्रश्न बनता है, तो उसका सूत्र ये है, इसको देख लें। वहाँ पर बी कैसे निकलेगा, बी मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को कैसे करके बी निकलेगा। ठीक है, I/L मैंने आपको बताया ना, R² / sin θ मैंने बताया, ऐसे करके इसका बी निकलेगा। ये आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर है, तो इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मैंने लगभग सारे फॉर्मूले आपको करवा दिए हैं। लास्ट में 2 नियम हैं जहाँ से पिछली बार प्रश्न बने थे, उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे होंगे। देखो किरचॉफ का नियम आता है, तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि यदि एक संधि से बहुत सारी धाराएं हैं अगर जा रही हैं, यदि संधि से दूर जाती हैं तो वो माइनस के फॉर्म में होती हैं, संधि की तरफ आती हैं, जैसे मान लो ये संधि की तरफ आ रही हैं और ये संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है, जो दूर गई हैं उनको माइनस, जो आ रही हैं उनको प्लस करेंगे, और इन सब का जो योग हो जाएगा, जितने भी प्लस हैं और जितने भी माइनस हैं, याद रखना जितने भी माइनस हैं वो टोटल किसके बराबर हो जाते हैं, शून्य के बराबर होते हैं। इस चीज़ को देख लेना, यानी पास आने वाली सारी धाराएं दूर जाने वाली सभी धाराओं के बराबर होती हैं। ये पहला नियम है, इसको संधि का नियम कहते हैं, इसी को करंट ऑफ लॉ कहा जाता है। ठीक है, लूप का नियम होता है, याद रखना इसको पास का नियम कहते हैं या वोल्टेज का नियम कहा जाता है। इसमें आप लोगों का क्या कहा जाता है, समीशन ऑफ IR, याद रखना समीशन ऑफ, यानी बहुत सारी धाराओं का मिलने पर एक जो उनका प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, विद्युतीय विभव के बराबर होता है, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह देख लेना, प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। प्रश्न ये बनता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित था, वोल्टेज के नियम पर। डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, यहाँ पर आपका करंट के नियम पर आधारित था पहला नियम। यदि मैं आपसे बात करता हूँ केपलर के नियम की, देखो यहाँ से प्रश्न पिछली बार बने थे। केपलर का पहला नियम जो है वो ग्रह संबंधी नियम होते हैं। देखो जो ये सारे नियम है ग्रह संबंधी नियम है, तो जो पहला नियम है वो आपका क्या है, कक्षाओं का नियम है। कक्षाओं के बारे में बताया गया, कैसे करके कक्षाएं यहाँ पर आपकी होती हैं उन सब के बारे में बताया है। इसको आप अच्छे से ज़रूर देखना, अगर आपको देखो डीप में पढ़ना है तो ही आप इस चीज़ को आप मानकर चलें। प्रश्न अगर यहाँ से बनेगा तो गलत मत करना। द्वितीय केपलर नियम होता है क्षेत्रफल पर, तृतीय होता है आवर्तकाल पर। यदि आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने केपलर के नियम को अच्छे से समझाया है। यहाँ मैं सिर्फ ये बताने आया था प्रश्न आपके कैसे कैसे बनते हैं। लगभग आज हमने पूरे के पूरे जितने भी हमारे भौतिक विज्ञान में हमारे प्रश्न बन सकते थे वो मैंने पूरे आपको करवाए। लगभग 50 मिनट तक मैं आपके साथ यहाँ पर पूरा बना रहा, हो सकता है 1 घंटा हो गया हो, पूरा बना रहा और आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और यहाँ तक पूरी वीडियो देख रहे हैं तो बस आपको क्या करना है, अपने दिल से अगर आपको सही लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ कल को आप लोग गलत करके मत आना। क्वेश्चन को लगभग ये मानकर चलें, जब भी आप अटैम्प्ट करें उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार ज़रूर देखना। आपका कल पेपर बहुत अच्छा जाए, हम ये आशा करते हैं। और हम बार बार बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी आप लोगों को पढ़ाया हो यहाँ से
वो आपको अच्छा लगा हो। हमारी इस पूरी जर्नी में लगभग हम 3 मंथ से आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे थे। लगभग बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े भी हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो, मैं फिर वही कहता हूँ कि वीडियो आरओ एआरओ के लिए भी हम इसी तरह तैयारी करवाएंगे। बच्चों को यदि पसंद आता है हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ तो कमेंट ज़रूर करेंगे। कल आप लोगों का पेपर अच्छा हो, हम यही आशा करते हैं। आज इस पूरी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।